नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हरिद्वार में बरसात के बाद डेंगू का बढ़ा है प्रकोप। जिले भर में फिर से मिले हैं डेंगू के नए मरीज। 3 नए मरीज पाए गए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 12 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है जागरूक। डेंगू का लार्वा भी किया जा रहा है नष्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अभी तक हरिद्वार में 12 मरीज मिल चुके हैं डेंगू के, और ऐसे में अब लगातार लोगों को जागरूक करने की कवायद भी तेज की जा रही है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब डेंगू के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बरसात के बाद डेंगू का जो डंक है वो अपना प्रभाव दिखाने लगे। यहाँ पे हमने देखा कि लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई रखें। हालांकि यहाँ पे डेंगू के मरीजों की जो संख्या थी वो 9 थी, लेकिन आज 3 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद ये संख्या 12 हो चुकी है। जिसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लोगों को जागरूक कर ये बताने का काम कर रहे हैं किस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है, किस तरीके से जो है आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो लगातार भी ऐसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खासतौर से हमने देखे कि जो थाने चौकी इत्यादि जो होते हैं, उनके अंदर जो पुराने वाहन खड़े रहते हैं, तो अक्सर वहां पे बरसात का पानी जमा हो जाता है, जिसके बाद वहां पे डेंगू का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को भी, अधिकारियों को भी जो है स्वास्थ्य विभाग जागरूक करने का काम कर रहा है कि यदि किसी थाने चौकी में कोई वाहन लंबे समय से खड़ा है, उसके आसपास गंदगी है, या फिर थाने चौकी में जो गंदगी है उसको भी साफ करने का काम करे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र, सिटी क्षेत्र में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। लगातार लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जी, तो ऐसे में अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर डेंगू पेशेंट आते हैं तो उनको किस तरह से इलाज मुहैया कराया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखी कि लगातार भी जो यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लोगों के सैंपलिंग भी कर रही है। 640 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें से 12 डेंगू के मरीज सामने आए हैं, और यहाँ पे एक मरीज की मौत भी हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक जो मरीज है वो शिवालिक नगर में मिले। उसको लेकर यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे भी अब स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है। लगातार भी डॉक्टरों को भी ये बात कहा जा रहा है कि यदि जिन लोगों की सैंपलिंग होती है वो अस्पताल में भर्ती होने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले उनको जो बेड होते हैं वो यहाँ पे दिया जाए। किसी भी मरीज को वापस ना भेजा जाए। उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना है उसकी जानकारी उसको पूरी दी जाए। लगातार भी जो एक सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए मरीज को वो यहाँ पे दिया जा रहा है। उसकी निगरानी स्वयं जो हरिद्वार के सीएमओ है वो अपनी निगरानी में लगातार भी वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। लगातार तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र वहां पर जाकर डॉक्टरों से भी बातचीत करें कि किस तरीके से जो ये डेंगू के बढ़ते मरीज है उसको कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर दौरे पर रहे, जहां सीएम ने पंतनगर में जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 16वें भारतीय किसान मेले और कृषि उद्योग प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। बता दें कि मेला 4 दिनों तक विश्वविद्यालय परिसर में चलेगा, जिसमें देश के कोने कोने से आए किसान हिस्सा लेंगे। साथ ही मेले में उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, पेड़ पौधों की भी बिक्री की जाएगी। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार विभिन्न स्तर पर काम कर रही है। हमने सेब और कीवी को व्यापक स्तर पर उसका उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में कीवी मिशन, राज्य में एप्पल मिशन, ये इसकी भी शुरुआत की है, और इसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक आ रहे हैं। जहां हमारे पूरे उत्तरकाशी जनपद में, टिहरी जनपद में, देहरादून जनपद का जो हमारा जौनसार का क्षेत्र है, उससे आगे के क्षेत्र में जहाँ के हमारे शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, उस क्षेत्र में सेब उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। वहीं अन्य स्थानों पर भी अब तेजी से अब पौड़ी जनपद में भी हो रहा है। यहाँ पर चंपावत में भी, जहाँ पिछले वर्ष हमने कुछ कोको कोला और अन्य एजेंसियों के माध्यम से हमने उनसे कहा था कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ इसके सेब के बगीचे बनवाइए, और उसके परिणाम इतने अच्छे आए कि जब सेब आ गए तो उस दिन भी उन्होंने मुझसे जो है उस दिन एक कार्यक्रम करवाया। तो सच बताऊं तो जैसे सेब जो है बिल्कुल लाल लाल और गुलाबी सेब हो रहे थे दीपक जी,
तो मेरा मन भी वैसा ही हो रहा था उन शिविरों को देखकर कि इन लोगों ने जो है इतना मतलब प्रयास करके कि हम अगर किसी काम को कर रहे हैं तो हमें उसमें सफलता मिल रही है और हम प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत सारे मामलों में ऐसा चल रहा है। एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बागान लगाने वाले किसानों को भी हम इसके लिए 80% की जो सब्सिडी भी है वो दे रहे हैं। कीवी के बगीचे स्थापित करने में भी हर संभव मदद कर रहे हैं। बागेश्वर जनपद के दूर हमारे तमाम जो वहाँ की वैलियाँ हैं, लीटी, सामा और उसके आसपास, वहाँ भी आज कीवी का भी बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं पर नवाचार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के किसान भाइयों को और अधिक प्रशिक्षित, आधुनिक और समृद्ध बनाने के लिए हम अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसान हमारी प्राथमिकता में है। इस दिशा में हमारा भारत का यह प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी कृषि उन्नत हो, समृद्ध किसान हो, इस संकल्प को लेकर निरंतर काम कर रहा है। यहाँ पर विकसित की गई विभिन्न सब्जियाँ, फसलों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियाँ और अनेक उन्नत कृषि तकनीकी न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुँचा रही है। यहाँ के बीज बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उसकी बड़ी डिमांड होती है। मैं जानता हूँ इसी क्रम में यहाँ आयोजित हो रहा किसान मेला जो आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के उत्थान में बहुत अहम योगदान करेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सभी किसान भाइयों से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग मेले में विश्वविद्यालय एवं विभिन्न फर्मों द्वारा जो भी यहाँ पर प्रदर्शित तकनीकी हैं जो लगाई गई हैं उनका अवलोकन करें और यहाँ के वैज्ञानिकों से जरूर विचार विमर्श करें। कई बार होता क्या है कि हम इस प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाते हैं, इतना बड़ा कृषि मेला भी आयोजित करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई आते हैं और आने के बाद जैसे परंपरागत रूप से आते हैं, मेला घूमते हैं, कुछ उनके मतलब का बीज है, कोई चीज़ है, उसको खरीद लेते हैं, कृषि फार्म मशीनरी बैंक से भी कुछ ले लेते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ऐसा लगता है ये वन वे है। ये संगोष्ठी भी है, इसमें संगोष्ठी भी हमारे कुलपति जी विश्वविद्यालय करवा रहा है, तो ये दो तरफा होना चाहिए, ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये टू वे, यानी कि आना भी है और जाना भी है। तो जब इस प्रकार का विचार विमर्श करेंगे, आपस में जानकारियां करेंगे। कई बार हमारे जो किसान भाई आते हैं काम बहुत करते हैं, बहुत उद्यम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, तब जाकर वो देश को अन्न देने का काम करते हैं, लोगों को इतनी सारी वैरायटी देने का काम करते हैं, लेकिन उनके मन में संकोच होता है कि कैसे पूछें, कैसे करें। अरे हमारे वैज्ञानिक तो बहुत बड़े हैं, पता नहीं बुरा तो नहीं मानेंगे। कई बार मैं जैसा सब महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को, मैं किसान भाइयों से विशेष रूप से कहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी मन में संकोच नहीं रखना है। जो भी समझ में ना आए, जिसकी भी जानकारी करनी है, इसीलिए आज देश दुनिया के अंदर इतनी सारी कृषि तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आज डबल से भी 4 गुना ज़्यादा कृषि में जो है तेजी से वृद्धि हुई है। तो हम भी करेंगे और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, वह भी कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे बीच से गए हैं। धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बेहतरीन होने की उम्मीद जगी है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत में साथ ही 200 मेडिकल की सीटें भी बढ़ गई हैं। मेडिकल की सीटों में बढ़ने से जहां एक तरफ छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़े हैं, वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी भी जल्द ही दूर हो जाएगी। इसी पर बोलते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जिससे प्रदेश के युवा चिकित्सक भी मिलेंगे। लोगों को ना विचार कर रहे हैं। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है, उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है।
एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए, तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर कर्मचारियों से भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि अगर कांग्रेस भ्रम फैला रही है तो बीजेपी को बताना चाहिए कि नई पेंशन योजना के क्या लाभ हैं। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, रिटायर्ड कर्मचारी और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा मिलती थी, सरकार उन्हें पैसा देती थी। उन्होंने कहा है कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों का शोषण करने के साथ ही ये योजना बनाई गई है और उनके हितों पर कुठाराघात करने का भी इस योजना से काम किया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को भी बीजेपी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। अगर हम भ्रम फैला रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये बताइए ना। नई पेंशन स्कीम में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या सामाजिक सुरक्षाएं हैं। पुरानी पेंशन में व्यक्ति के ऊपर तमाम सुरक्षाएं थी। जो रिटायर्ड होके आता था सेवानिवृत्ति के बाद, उसको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी। उसके परिवार की सुरक्षा का इंतजाम होता था। और नई पेंशन आपने लागू की, हमारा ही पैसा है, हमारे ही पैसे को वापस आने में हमें दिक्कत हो, तो पहले तो ये नहीं था। तनख्वाह से कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करना पड़ता था, सरकार सब देती थी, सरकार की तरफ से पेंशन होती थी। ये केवल गुमराह करने की बात है और कर्मचारियों की जेब काटने का काम सरकार कर रही है। हरिद्वार शहर की जर्जर सड़कों और गड्ढों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार की सड़कों में बने गड्ढों में खड़े होकर विरोध जताया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बार बार सड़कों की हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि डबल इंजन की सरकार केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सरकार की ऐसी लापरवाही से दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही थी, तो हमने शिकायत को सत्य पाया और हमने जो है वहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया है। तो हमारा जनता से ये कहना है, अगर जो है भाजपा का जितवाओगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगे, और हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाओगे तो भी ऐसी सड़क पाओगे, और भाजपा को जितवाओगे तो गड्ढों में गिर जाओगे, गड्ढों में ही जीवन बिताओगे। तो गड्ढे ही गड्ढे हैं चारों तरफ और जनता बहुत त्रस्त है, चारों तरफ दुकानदार त्रस्त है, आसपास के मकान वाले जो है बीमार हैं, धूल उड़ रही है, बार बार गाड़ियां जाती हैं, धूल उड़ती है, बच्चों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, महिलाएं जो परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, लोगों ने मुंह पे जो है नकाब पहन रखे, वो क्या कर मास्क पहन रखे। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि गांव-गांव विकास की बयार बह रही है। इन सब के बीच कुछ तस्वीर ऐसी सामने आती है जो सवाल उठाती है। धर्मनगरी हरिद्वार के भगवानपुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए और फिर ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर सरकार के दावे कहां नस्तेनाबूद हो रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के भगवानपुर में चोली शाहबुद्दीनपुर गांव में कुवानपुर जाने वाला मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, लिहाजा लोगों को परेशानी हो रही है। इस सड़क में पूरी तरह गांव के निकासी का पानी भर चुका है, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आना पड़ता है ना, तो रात में भी ड्यूटी से रास्ते में जाने में बच्चे भी साथ में पैदल चलते हैं, बाइक पे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसे ठीक करनी चाहिए ना। हाँ, स्कूल जाते हैं, हाँ, तो रास्ते में चलने में गारा पानी, मिट्टी पड़ी है, सड़क उधी पड़ी है, फटे गड्ढे वड्ढे और रख के चोट लग जाती है ना, इसलिए बोल रहे हैं। कहाँ का रूट है ये रोड है चोली खुब्बनपुर का रोड पड़ता है। किसके एरिया में आ रही है? तो है इधर चोली पड़ेगा, इधर खुब्बनपुर, बस बीच में अटक गया मामला। इतना नहीं, कई बार तो इस सड़क पर गड्ढे होने के कारण बाइक स्लिप होकर गिर जाती, जिससे यात्री घायल भी हो जाते। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क टूटी हुई है। आरोप है कि जानकारी के बाद भी गांव का प्रधान कुछ नहीं कर पा रहा।
मैं ग्राम चोली साबुद्दीनपुर से प्रधानपति और जो खुब्बनपुर की सीमा से और चोली की सीमा से मिलती हुई सड़क है उसका बहुत बुरा हाल है, पूरी खस्ता हाल हो रखी है। लेकिन हमारा प्रयास है कि 10 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्य करके उसको बहुत अच्छी सड़क बनाने का कार्य करेंगे। वो बहुत बड़ी सड़क थी लेकिन हम उसे टुकड़ों में बनाने का हमने प्रयास किया है। हम उसको 2-2 मीटर करके उसको पूरी करने का कार्य करेंगे और बहुत जल्दी हम उस पर कार्य कराने का काम करेंगे। नहीं, हमने सब वादे पूरे किए हैं और पूरा विकास कार्य में लगे हुए हैं। हमारा 80% कार्य पूर्ण हो चुका है और हमारा आगे भी प्रयास है। जो 2-3 सड़कें हैं उनको इसी सप्ताह कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। नहीं, हमने तालाब से पाइपलाइन नदी के अंदर डलवाने का काम किया। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था वो और उस पर हम जल्दी ही सड़क लगाने का कार्य करेंगे। गांव के लोग बताते हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए सुबह स्कूल जाते तो कभी कभी अपने जूते उतार कर हाथ में लेकर ही सड़क पार करनी पड़ती। रात में तो इस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है। अंधेरे में सड़क पर पानी होने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं पड़ती, जिस वजह से गिरकर दुर्घटना हो जाती है। सबसे ज्यादा सर पानी की दिक्कत होती है। पानी की सही वो नहीं है, पानी कहीं जा नहीं पाता है, यहाँ पे भरा रहता है, इस वजह से सड़कें खराब रहती है, आने जाने में दिक्कत रहती है। स्कूल के बच्चे पैदल जाते हैं, उनको दिक्कत आती है। कोई बार हादसे भी हो पाए, चोट वगैरह? हाँ, गिर जाते हैं, रात होते रहे, वो तेजी पे चलते हैं लड़के वगैरह, एक अचानक से ब्रेक मारते गिर जाते हैं, गड्ढे होते हैं जी, आने जाने में दिक्कत होती है। बहुत दिन हो गए तो ऐसे ही बढ़िया। कौन से ये तो नहीं पता, बीच में है ये सड़क जो टूट रही, किस तरह से दिक्कत आती है? सर जो सड़क टूट रही है लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। ये किस तरह से दिक्कत तो सर बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा जी। मोटरसाइकिल में खड्डे वैसे वगैरह गिरने की दिक्कत बहुत ज़्यादा। तो कई बार सुनने में आया यहाँ पर गिर के चोट भी लगती है। जी, चोट भी लगती है सर। तो ग्राम प्रधान जो है काम नहीं कर पा रहे सड़क पे? जी, काम तो जो सर ये इन्होंने नहीं पता किसके एरिया में है, चोली वालों के, खुब्बनपुर वालों के। चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद विकास कार्य तो छोड़िए, ग्रामीणों का हालचाल जानने भी नेताजी नहीं चाहते। भगवानपुर विधानसभा से ममता राकेश कांग्रेस से विधायक हैं, लिहाजा स्थानीय नेताओं के साथ ही विधायक की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा वक्त में 23 लाख से ज्यादा परिवार हैं। सरकार दावा करती है कि योजनाओं का लाभ ज्यादातर परिवार को दिया जा रहा है, जिस पर विपक्ष अक्सर सवाल भी उठाता है। लेकिन अब सरकार ने हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार परिवहन रजिस्टर योजना पर काम कर रही है। दावा किया जा रहा है कि डाटा तैयार होने पर एक एक परिवार की क्या स्थिति है और किस परिवार को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। परिवार रजिस्टर योजना का विपक्ष ने भी स्वागत किया है, लेकिन सवालों के साथ। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर योजना पर काम। अब सभी परिवारों का डेटा किया जाएगा तैयार, डिजिटल रूप में रखा जाएगा परिवारों का डेटा। हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी प्रदेश में परिवार रजिस्टर योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत प्रदेश भर के सभी परिवारों का डेटा तैयार किया जाएगा, ताकि सरकार के पास यह जानकारी रहे कि राज्य में कितने ऐसे परिवार हैं जो आज भी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं और कितने ऐसे परिवार हैं जो कई बार सरकार की योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं। परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे। हर एक परिवार को मिलेगा 14 अंकों का कार्ड। कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का होगा डेटा। जारी पहचान पत्र की कॉपी देने पर होगा काम। इस योजना के जरिए हर परिवार को 14 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
यह ठीक वैसे ही होगा जैसे आधार कार्ड है। आधार कार्ड में हर व्यक्ति का अपना डेटा होता है, लेकिन परिवार पहचान पत्र में परिवार के हर सदस्य का डेटा होगा। एक बार फैमिली आईडी कार्ड बनने के बाद आपको हर बार अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसे जमा करने के बाद कोई अन्य दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बार बार जो है सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे होंगे, तो कई परिवार ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं लिए होंगे। ये हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। जो छूटे हुए परिवार हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। परिवार कार्ड बनने पर कई पेपरों से मुक्ति। हरियाणा में लागू है परिवार रजिस्टर योजना। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में 23 लाख परिवार। खबर तो यह है कि अगर किसी परिवार का कार्ड बन गया तो फिर जाति, आय, निवास या दिव्यांग आईडी कार्ड अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसके और भी कई फायदे होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में मौजूद वक्त में 23 लाख परिवार हैं। हरियाणा में यह योजना लागू है, लिहाजा हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इस योजना को शुरू किए जाने की तैयारी है। इसके लिए अधिकारियों की टीम पिछले महीने हरियाणा का भ्रमण कर चुकी है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हरियाणा की तर्ज पर हम भी परिवार रजिस्टर जो है यहाँ पर लागू करेंगे। और जब हरियाणा ने लागू किया था उसके बाद केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन आई थी कि सभी प्रदेशों को इसे लागू करना चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो है उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के हित के लिए प्रयासरत हैं, लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि उत्तराखंड में कोई भी ऐसा नागरिक ना छूटे जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिल सके। परिवार रजिस्टर से हमें ये फायदा होगा, ये सब चीज पारदर्शिता के साथ स्पष्ट हो जाएगी कि किन किन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कौन से परिवार वंचित हैं और कौन से परिवार छूट गए हैं। जो परिवार छूट गए होंगे उनको भी चिन्हित कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके, ये मुख्य रूप से जो है सरकार की मंशा है। और हम उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के लिए जो है सरकारी लाभ पहुंचा सकें, इसको लेकर जो है लगातार हम काम कर रहे हैं। और भविष्य में इसको लेकर जो है ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके। सवालों के साथ विपक्ष ने किया स्वागत। परिवार रजिस्टर योजना से होगा फायदा, सरकार के पास होगी सभी की जानकारी, धरातल पर हो काम, बयानबाजी नहीं। परिवार रजिस्टर योजना पर सरकार काम कर रही है और जल्द ही इसे धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है, जिसका विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी सराहना की है, लेकिन सवालों के साथ। विपक्ष का मानना है कि अच्छी बात है, लेकिन सरकार अब तक क्यों रो रही थी? योजनाओं का लाभ तो जनता तक पहुंचे या खुशी की बात है, लेकिन योजना पर काम करें, सिर्फ बातें न करें। योजना कोई भी हो, खराब नहीं होती है कि जनता के लिए सरकार योजनाएं बनाती है तो उम्मीदें भी की जाती हैं कि योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि किसी परिवार को कई योजनाओं का लाभ मिलता है तो कई परिवारों को एक भी योजना का लाभ नहीं मिलता। अच्छी बात है अगर सरकार गंभीरता से योजना पे आगे बढ़ती है और एक डाटा बेस तैयार करती है, क्योंकि सरकार को पता होना ही चाहिए कि किन किन योजनाओं का लाभ कौन कौन लोग उठा रहे हैं और कौन लोग जो है वर्षों से सरकारी लाभ उठाने से वंचित हैं। सरकारें अभी तक क्यों सो रही थी? देखिए, ये तो जागने का विषय है और अगर ईमानदारी से काम होता है और वास्तविक लोगों को लाभ मिलता है जिनको मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा भी है कि कोई सरकारी योजना का कई बार लाभ उठा रहे हैं और कोई जो है उसकी जानकारी में ही नहीं है कि उसको कैसे इसका लाभ उठाना है, कैसे जो है वो समान रूप से इन योजनाओं का आवंटन हो। तो अगर इस पर गंभीरता से और सबको साथ लेकर के व्यापक विचार विमर्श से सरकार आगे बढ़ती है और योजना को अमली जामा बनाती है तो योजना अच्छी है। लेकिन अगर केवल बयानबाजी तक सीमित रहना है और धरातल पे कोई काम नहीं करना है, पक्षपात नहीं होना चाहिए, बिना पक्षपात के योजना को लागू किया जाए, ईमानदारी से लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। परिवार रजिस्टर योजना के जरिए अगर सभी परिवारों का डेटा तैयार होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे सरकार के साथ ही राज्य की जनता को भी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।